हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करूंगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और उसके बाद हम लोग राउल्स लॉ पढ़ेंगे। तो वेपर्स जो उठती है लिक्विड से वो किस बात पर डिपेंड्स करती है। वेपर्स जो भी लिक्विड देते हैं वो लिक्विड्स हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। जो लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रोड्यूस करते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं, और जो लिक्विड जितनी ज़्यादा वेपर्स क्रिएट करते हैं वो उतने ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। तो राउल्स लॉ जो हमारा लगता है वो वोलेटाइल लिक्विड्स पर लगता है। ठीक है, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा था जिसमें सॉल्यूट गैसियस स्टेट पे था। गैस को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अगर हम एक छोटा सा इसको टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझें। अगर हम फर्श में कहीं पर थोड़ा सा पानी गिरा दें तो देखेंगे कि इसको एवोपरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम उसी पानी को लार्ज एरिया में स्प्रेड कर दें, फैला दें, अपने हाथ से ही फैला दें उसको, ठीक है, तो देखेंगे कि वो वाटर अब जल्दी एवोपरेट हो रहा है। मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ेगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो एवोपरेशन की प्रोसेस है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है लिक्विड की, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी उतनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये बात जब हमने समझ ली, अब हम क्या करते हैं कि एक क्लोज्ड वेसल में हम एक लिक्विड लेते हैं। एक क्लोज्ड वेसल में एक लिक्विड लेते हैं और इस वेसल का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी फिक्स द टेम्परेचर। हम इसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। कुछ देर बाद इसकी वेपर और लिक्विड स्टेट में यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। ना तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, अब ना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। इस समय ये वेपर मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल्स से स्ट्राइक करेंगे और साथ ही साथ सरफेस के लिक्विड से भी स्ट्राइक करेंगे, और जब ये स्ट्राइक करेंगे तो एक प्रेशर जनरेट करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द प्रेशर जनरेटेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, और इस समय चूंकि ये लिक्विड हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में है तो ये P नॉट कहलाएगा। अगर हम इसे सोल्यूशन का कंपोनेंट 1 मान लें, तो ये P1 नॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, सिंगल लिक्विड है। अब दूसरे कंटेनर में हम दूसरा लिक्विड लेते हैं और इस कंटेनर का भी टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं। तो इसकी जो वेपर्स बनती हैं, जब हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो कुछ देर बाद इसकी भी वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, और इस स्टेज में ये वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ड्यू टू कोलिजन, ये इसका P नॉट कहलाता है, क्योंकि ये लिक्विड प्योरेस्ट फॉर्म में है।
प्योरेस्ट फॉर्म में जब भी कोई लिक्विड होता है तो उसकी जो भी वेपर प्रेशर होती है वो पी नॉट से रिप्रेजेंट होती है। अब अगर ये कंपोनेंट 1 है तो ये P1 नॉट हो जाएगी, और ये अगर सोल्यूशन का कंपोनेंट 2 है तो ये P2 नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों वेसल्स के लिक्विड को एक थर्ड एम्प्टी वेसल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, और इस वेसल का टेम्परेचर भी हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टू जनरेट द वेपर्स। वेपर जनरेट होती हैं, एंड आफ्टर दैट वी फिक्स द टेम्परेचर, और हम इसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 10 डिग्री बढ़ाने के बाद। अब इस कंडीशन में जो यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस हुए, इनके कोलिजन से, इनके स्ट्राइकिंग से जो प्रेशर क्रिएट जनरेट हो रहा है वो इनका प्रेशर कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये वेपर प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेपर्स हैं, यहाँ पर दोनों कंपोनेंट की वेपर्स हैं, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2। इसके अंदर दोनों कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, दोनों कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वेपर्स भी दोनों कंपोनेंट की है, और इस समय डाल्टन के पार्शियल लॉ प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर निकलेगा सोल्यूशन का, ये चूंकि सोल्यूशन हो गया, दो कंपोनेंट मिक्स हो गए, तो जो टोटल सोल्यूशन निकलेगा PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इस समय हम इसे नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, अब इसमें दो कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, इसका फुल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन ये एक चीज क्लियर है कि जो P1 की वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन P1 नॉट, एंड P2 इज ऑलवेज लेस देन P2 नॉट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो अगर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो उसकी वेपर प्रेशर P1 नॉट कहलाएगी, ठीक है, या P नॉट कहलाएगी। अगर वन कंपोनेंट है तो P1 नॉट, सेकंड कंपोनेंट है तो P2 नॉट। ठीक है, और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो जो वेपर प्रेशर बनेगी वो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, इन विच P1 इज ऑलवेज लेस देन P1 नॉट एंड P2 इज ऑलवेज लेस देन P2 नॉट। ठीक है, अब हम चलते हैं राउल्स लॉ की तरफ और राउल्स लॉ को देखते हैं। तो राउल्स लॉ की बात करें इन अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इन अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट है राउल्स लॉ के लिए। अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल्स नहीं है तो राउल्स लॉ हमारा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक भी सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल हुआ तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे जहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सोल्यूशन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा उसमें देखिएगा कि दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो वोलेटाइल है या नहीं। ठीक है, तो इन अ सोल्यूशन ऑफ volatile liquids the partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction present in the solution। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये हम इस लॉ को हम दोनों कंपोनेंट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा राउल्स लॉ है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों कंपोनेंट पर अप्लाई करेंगे। फॉर कंपोनेंट 1, फॉर कंपोनेंट 1, so P1 is proportional to x1
when remove the proportional sign, so P1 is equal to P1 नॉट x1। ये हमारा कंपोनेंट 1 के लिए हो गया। गिव देम इक्वेशन नंबर 1 फॉर कंपोनेंट 2। फॉर कंपोनेंट 2 P2 is directly proportional to x2, remove the proportional sign, so P2 is equal to P2 not x2। give them equation 2, but according to Dalton partial law pressure, P total is equal to या P solution is equal to P1 plus P2। now put the value of P1 and P2 from equation 1 and 2, so PS is equal to P1 not x1 plus P2 not x2। दिस इज नोन एज द राउल्स लॉ इक्वेशन। ये राउल्स लॉ इक्वेशन कहलाता है जो तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। इसमें ध्यान रखिए, सॉरी P2 नॉट, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि राउल्स लॉ में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप राउल्स लॉ का फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। राउल्स ने कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पर एक ग्राफ प्लॉट किया और उनके वेपर प्रेशर के बारे में बताया। यहाँ पर वेपर प्रेशर लिया उन्होंने, यहाँ पर वेपर प्रेशर लिया और यहाँ पर एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन लिया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 से। कंपोनेंट 2 ज़्यादा वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है, उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है। अब P1 चूँकि लेस वोलेटाइल है तो इसकी वेपर प्रेशर कम हाइट तक दिखाई जाएंगी। और कंपोनेंट ये हमारा P1 नॉट हो गया और कंपोनेंट 2 हमारा ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसकी वेपर प्रेशर थोड़ी हाइट तक जाएगी। दिस इज P2 नॉट, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर P1 की वेपर प्रेशर 0 हो जाएंगी वहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा और जहाँ पर इसकी वेपर प्रेशर हाईएस्ट होंगी वहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ 0 से बढ़ना शुरू करेगा तो x2 घटना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पर x1 0 है और यहाँ पर देखिए ये P2 की जो वेपर प्रेशर है ये यहाँ पर 0 हो रही है तो यहाँ पर इसके मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएंगे और यहाँ पर इसकी P2 की वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो रही है तो यहाँ पर इसके मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट हो जाएंगे, कितने? 1 से ऊपर नहीं हो सकते मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आइदर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और ये जब हम P1 और P2 के हाईएस्ट पॉइंट को लाइन से मिलाते हैं तो ये हमको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। P1 नॉट, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अब यहाँ पे P1 नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब दोनों की पार्शियल वेपर प्रेशर आ गई, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं और ये इसमें दिखा रहे हैं सोल्यूशन में, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन है। अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो वेपर स्टेट में प्रेजेंट है उनके लिए भी राउल्स ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया है उसको भी देखते हैं, कैसे निकालेंगे वेपर स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने कहा कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड component 2 in vapor state
in vapor state are y1 and y2, then P1 is equal to y1 P total and P2 is equal to y2 P total। मतलब अगर हमको सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट निकालना है तो उसके लिए हमें P टोटल निकालना मैंडेटरी है। P टोटल तो हमें मालूम होना ही चाहिए, तो पहले हम P टोटल निकालेंगे और फिर हम वेपर स्टेट में उसके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो ये राउल्स ने वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला दिया है जिसका यूज़ हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में उनके मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में निकालने के लिए करेंगे। अब यहाँ पे कहा गया कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि राउल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। हेनरी ने सबसे पहले पार्शियल प्रेशर पर लॉ दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर सॉल्यूट हमारा गैसियस है और वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर इन वेपर स्टेट या वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और राउल्स ने उसी में सॉल्यूट को गैसियस से लिक्विड कर दिया लेकिन वो वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करें, और राउल्स लॉ की दोनों की बात करें, ठीक है ना, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ दोनों की बात करें तो हेनरी लॉ में partial pressure is directly proportional to the mole fraction where the solute is in gaseous state। ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है ना, सो P इज इक्वल टू KH/x। ये हमारा हेनरी लॉ था where solute is in gaseous state। सॉल्यूट हमारा गैसियस स्टेट में। ठीक है, राउल्स लॉ में क्या कहता है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड इन राउल्स लॉ बोथ द कंपोनेंट्स और बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, और इसमें दोनों के दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राउल्स लॉ फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस हम किन्हें कहते हैं? वो सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं जो राउल्स लॉ को हर कंडीशन पर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइडियल सॉल्यूशंस को देखते हैं जरा। Ideal solutions. So ideal solutions are those solutions then that obey the Raoult's law in all conditions। वो solutions जो Raoult's law को हर condition पर फॉलो करते हैं।
नंबर 1, पहली, those solutions which follow Raoult's law in all conditions. ठीक है. सेकेंड, in which delta V mixing is equal to 0 and delta H mixing is equal to 0. डेल्टा V मिक्सिंग मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए. जैसे हमने 50 ml सॉल्वेंट में 5 ml कोई सॉल्यूट मिलाया तो टोटल वॉल्यूम हमारा 55 ml होना चाहिए. ठीक है, ना कि वो 56 हो जाए या 55.2 हो जाए, 50.51 हो जाए या 55 से लेस हो जाए. ना वॉल्यूम घटना चाहिए ना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. ठीक है, एग्जैक्टली 55 होना चाहिए. ठीक है. डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होने चाहिए. मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर ना तो सॉल्यूशन एनर्जी रिलीज करे ना एनर्जी एब्जॉर्ब करे. जितना उसकी अपनी खुद की एनर्जी है उतनी ही बनी रहे. ठीक है ना. तो ये नाइदर एनर्जी एब्जॉर्ब नॉर एनर्जी रिलीज, ना तो ये एब्जॉर्ब करे ना रिलीज करे. ठीक है. तो इस तरह से ये दो कंडीशंस को जो भी सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं. अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूल ए. सॉल्वेंट जो है वो ए मॉलिक्यूल का बना है. तो ए मॉलिक्यूल का बना है तो इनके ए के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा. ठीक है, जिससे वो बाइंड अप होंगे मॉलिक्यूल से एक दूसरे से. और हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल बी लिया तो बी के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रहा होगा. ठीक है. व्हेन वी मिक्स ए एंड बी, जब हमने ए और बी को मिलाया देन दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी. ये इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने के लिए एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं. एंड व्हेन दे डिसॉल्व विद ईच अदर देन दे stabilize the force of attraction between A and B molecule and release the same amount of energy in the atmosphere. और जितनी एनर्जी इन एटमॉस्फेयर से ली थी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए उतनी ही एनर्जी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेबलाइज करने के बाद रिलीज कर देते हैं. तो इनने ना तो एनर्जी ली ना एनर्जी दी. जितना था उतनी ही एनर्जी इनने रखी, जितनी ली थी उतनी ही इनने यहाँ पर रिलीज कर दी. ठीक है. तो यहाँ पर जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच था वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच हुआ. तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना. वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा. डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 रहेगी और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 रहेगी. तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है. आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ें आपको समझ में आई और किन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अपने कमेंट्स मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालिएगा. और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में या पिछले वीडियो में तो अपनी प्रॉब्लम्स इसमें डालिएगा. ओके, थैंक यू.